Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET R.N. Ruia, Government College, Ramgarh, Shekhawati, District Sikar, Rajasthan. So, welcome in this new session. BSc Part 3rd, first paper. Inorganic Chemistry में metal ligand bonding in transition metal complexes. संक्रमण धातुओं में धातु और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में हम किस तरह से समझाते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की सहायता से। देखिए बच्चों, यहां पर हम टॉपिक इज CFT से संक्रमण धातु संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या, राइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ ज्योमेट्री, किस तरह से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत एक्सप्लेन करता है। बच्चों देखिए, मैंने इससे पहले पार्ट 11 में, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, पार्ट 11 के अंदर भी मैंने ज्योमेट्री एक्सप्लेन की थी, लेकिन वहां पर मैंने सिर्फ जॉन टेलर थ्योरम, राइट, जॉन टेलर इफेक्ट की मैंने बात की थी कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर डिस्टोर्टेड होकर के टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, राइट। और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था पार्ट 11 के अंदर कि 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड्स इक्वल डिस्टेंस के होते हैं, जबकि 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड्स डिफरेंट ज्यादा लेंथ, उनकी लेंथ ज्यादा होती है। दिस इज द डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बच्चों देखिए, हमने BSc पार्ट 2 तक मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़े कि संक्रमण धातुएं लिगेंड्स के साथ जो बॉन्ड बनाती हैं उसको हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत अध्ययन किया। यहां पर संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा संकुलों की ज्यामिति, बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जब बात करते हैं तो सीधा हम आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे, राइट। संकरण पर आते हैं कि मिक्सिंग ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स in order to produce new orbital resulting in the formation of more stable bond and more stable structure is known as hybridization। संकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में ऊर्जा का विनिमय करके नए प्रकार के कक्षक बनाते हैं जो अधिक स्थायी होते हैं और कम ऊर्जा वाले होते हैं। So this is the mode of hybridization। तो बच्चों यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या बताया कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री हम किससे बता रहे हैं? मेटल आयन के हाइब्रिडाइजेशन से, कि मेटल आयन के अंदर जो कक्षक हैं, विभिन्न कक्षक हैं, उनके अंदर किस प्रकार का संकरण होता है। देखो बेटा, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जब संकरण की बात करते हैं और उसके अंदर देखते हैं sp3 dsp2 sp3 फॉर द टेट्राहेड्रल चतुष्फल की है, dsp2 फॉर द वर्ग समतलीय NiCN होल 4 2 माइनस, है ना। ये बच्चों देखिए हमने पढ़ा है ना, BSc पार्ट 2 के अंदर और 12th इवन BSc पार्ट 1 के अंदर भी पढ़ा है हमने इनको, क्योंकि BSc पार्ट 1 के अंदर जब हम कोवलेंट बॉन्ड अध्ययन करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन का अध्ययन करते हैं। बच्चों sp3 dsp2 sp3d2 या d2 sp3 संकरण, देखो बेटा यहां पर sp3 फॉर द टेट्राहेड्रल, द अदर इज द dsp2 वर्ग समतलीय, राइट, स्क्वायर प्लेनर, एंड दीज sp3d2 एंड d2 sp3 संकरण ऑक्टाहेड्रल संरचना को निरूपित करते हैं। अब यहां पर एक बात मैंने लिखी है कि लेकिन यह सिद्धांत संकुलों की ज्यामिति को पूर्णतः समझाने में असफल रहा, राइट। देखो बच्चों, ऐसा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहां पर एक जगह लिख दिया हमने sp3d2, एक जगह लिख दिया हमने d2 sp3, और कोवलेंट बॉन्ड, इस कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या बोला? दीज आर द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दीज आर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से आउटर ऑर्बिटल बनेगा,
किस तरह से इनर ऑर्बिटल बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या कहा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब वीक लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, राइट। एक और कंसेप्ट क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कि डी कक्षकों का इलेक्ट्रॉन 4D कक्षकों में चला जाता है ना। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से फ्लिप करके 4D कक्षक में चला जाता है। तो इतनी ऊर्जा संकुल बनाने के लिए किस प्रकार मिलती है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कुल मिलाकर की बात यह है कि यहां पर जैसा मैंने बताया है कि यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकुलों की ज्यामिति को पूर्णतः संतुष्टि पूर्वक सेटिस्फैक्टरी आंसर इसका नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। देखो बच्चों, मैंने ये जो लिखा है पार्ट, ये मैंने लगभग आपको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में सबसे पहले बताया था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके बताया था मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अष्टफलकीय संकुल, वर्ग समतलीय संकुल, और एंड द नेक्स्ट इज द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हमने डिस्कस किए थे। बच्चों, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि जब किसी मेटल को, ट्रांजिशन मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है तो डी ऑर्बिटल्स जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनकी डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है और ये कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं, लोअर एनर्जी एंड हायर एनर्जी, राइट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर। क्लियर। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की तो वहां देखते हैं हम T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। बेटा T2G ऑर्बिटल्स होते हैं dxy, dxz, dyz। ऑर्बिटल्स lies in between the axis and the remaining 2 orbitals, EG orbitals, dx square, y square and dz square, right? These orbitals lies upon the axis। बच्चों देखिए, क्रिस्टल फील्ड संकुल में, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में संकुलों की ज्यामिति इट डिपेंड्स ऑन CFSE। जैसा मैंने आपको कहा कि डी ऑर्बिटल्स 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, T2G एंड EG। और बच्चों, इनकी ये जो स्प्लिटिंग होती है, ये जो विभक्त ये होते हैं, ये स्प्लिटिंग इट डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस इज द डेल्टा O फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा T फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी स्वयं धातु आयन पर आवेश, चार्ज ऑन द मेटल आयन, मैंने आपको बताया है कि CFSE किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट, चार्ज ऑफ द आयन, सेकंड, लिगेंड की सामर्थ्य, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। बच्चों, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने बताया था, फ्लोरीन इज द वीकेस्ट लिगेंड एंड साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड, है ना। इस तरह से वीक लिगेंड एंड देन हियर स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो उस पर यह डिपेंड करता है CFSE। CFSE इज द डेल्टा O। बेटा, स्प्लिटिंग कि डी ऑर्बिटल जो डिवाइड होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं, उनमें कितना विभाजन होता है, और मैंने इस विभाजन को भी वीक लिगेंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड दोनों तरह से इसको डिस्कस किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो बच्चों, यहां पर CFSE स्वयं धातु आयन पर आवेश, लिगेंड की सामर्थ्य और लिगेंड के आकार पर निर्भर करती है। नाउ, अधिकांश मेटल आयन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इज द वेरी कॉमन। हम इसको पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो यहां बनाते हैं, चूंकि इनमें 6 मेटल लिगेंड बॉन्ड बनते हैं, बनने से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन यदि लिगेंड बड़े आकार के होते हैं और वीक होते हैं बेटा, तो धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी कम हो जाती है, राइट। देखो बेटा, हमने 2 तरह से हमने इसको पढ़ा है, वीक लिगेंड्स के अंदर और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के अंदर, राइट। वीक लिगेंड्स में क्या होता है, T2G में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देन EG के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, राइट।
इसको हम कहते हैं और क्या बोलते हैं, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, तो वहां पर जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स में T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। मैंने बच्चों ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने CFSE से एक्सप्लेन किया है उसमें टेबल बनाई है, और टेबल के अंदर मैंने वीक लिगेंड फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड दोनों को डिस्कस किया है। बच्चों यहां पर यदि लिगेंड्स बड़े आकार के होते हैं तो ऑब्वियसली वीक होंगे, तो मेटल आयन धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी कम हो जाती है। और देखो बेटा यहां पर D0, D5, D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान 0 होता है। यह मैं आपको बता दूं एक बार कि उस टेबल के अंदर आप देखोगे जहां पर D0 कॉन्फ़िगरेशन है CFSE इज 0, D5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स CFSE इज 0, एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों उस टेबल में क्लियर है एक चीज है ना, तो ये आपको थोड़ा सा एक बार ऑक्टाहेड्रल जो मैंने लेक्चर इसी लिंक के ऊपर डाले हैं बच्चों, इसी के अंदर मैंने इसी लिंक के ऊपर शायद 4th या 5th लेक्चर है, उसके अंदर आप देखेंगे टेबल के अंदर, तो आपको CFSE की वैल्यू इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए 0, राइट। अब बच्चों यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं बेटा। देखो इसी प्रकार से D1, D6 विन्यास वाले धातु आयनों की CFSE का मान अष्टफलकीय संकुल से बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैंने बताया था 2/3 स्प्लिटिंग। मैंने यहां पर देखो बेटा ये टेट्राहेड्रल जो बताया ना मैंने आपको, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं, राइट। और 4 लिगेंड अप्रोच करने की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग 2/3 रह जाती है ना। वहां पर मैंने बिल्कुल कि 4/9 डेल्टा 0 डेल्टा T ये वैल्यू मैंने लिखी है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर कि डेल्टा O ऑक्टाहेड्रल बराबर 4/9 डेल्टा T, दिस इज द वैल्यू। 2/3 यहां पर स्प्लिटिंग रह जाती है। तो बच्चों यहां पर इस प्रकार चतुष्फलकीय संकुल का निर्माण होता है। अब हम आते हैं D8। देखो बेटा D8 का नाम आते ही NiCN4 2- है ना, यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो D8 विन्यास वाले संकुल आयन के संपर्क में जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बच्चों CN इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैंने एग्जांपल बोला है NiCN4 बड़ा ब्रैकेट 2- आते हैं तो Eg कक्षकों का विभाजन हो जाता है। देखो बच्चों 1 मिनट के लिए मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, D8 का मतलब हुआ जो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, T2G ऑर्बिटल्स DXY, DXZ, DYZ 3 कक्षक होते हैं, तो इनके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स D8, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन DZ² में और 1 इलेक्ट्रॉन DX² Y² में, राइट। जब 4 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो बेटा देखो DZ² ऑर्बिटल 2 तरफ से प्रतिकर्षित होता है, जबकि DX² Y² ऑर्बिटल 4 तरफ से X -X Y -Y, राइट। सो दैट यहां पर क्या होता है, Eg ऑर्बिटल्स 2 भागों में डिवाइड होते हैं। बेटा ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है टेट्रा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कि कैसे डिवाइड होते हैं, क्यों डिवाइड होते हैं। यहां पर होता क्या है, Eg कक्षकों में DZ² की ऊर्जा कम हो जाती है और DX² Y² का इलेक्ट्रॉन DZ² के अंदर आ जाता है, तो क्या हो गया, DX² Y² खाली हो गया। तो यहां पर बच्चों इन कक्षकों का विभाजन हो जाता है Eg ऑर्बिटल्स का एवं DZ² की ऊर्जा
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तुलना में कम हो जाती है। बेटा ये मैंने आपको अच्छी तरह से विद एक्सप्लेनेशन टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में, अगर आप अच्छी तरह से उन लेक्चर्स को समझ लोगे तो यहां पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर मैंने चित्र नहीं बनाया है, इसका कोई मैंने आउटलाइन लेआउट डायग्राम नहीं बनाया है। तो यहां पर डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है, परिणामतः डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन हो जाता है तथा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खाली रह जाता है। राइट बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है ना, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। तो इस अवस्था में केवल 4 लिगेंड्स मेटल आयन की ओर लाइक दिस एक्स वाई माइनस वाई दिशा से बिना किसी प्रतिकर्षण के आते हैं। और बच्चों यहां पर वर्ग समतलीय संकुलों का निर्माण होता है। कुल मिलाके इस लेक्चर का एसेंस ये है कि ट्रांजिशन मेटल लिगेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करने में, अच्छी तरह से समझाने में असफल रही, क्योंकि यहां पर मैंने आपको 2 बातें बताई कि किस तरह से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और किस तरह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, है ना। हमने यहां पर कह दिया sp3d2 और यहां पर कह दिया d2sp3, और दोनों में क्या कह दिया कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। सी दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। यहां पर sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर एंड sp3d2 और dsp3 फॉर द ऑक्टाहेड्रल। राइट, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। अब मैंने आपको यह बताया कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड का सिद्धांत, सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल और उसके बाद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। बच्चों मेरी आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पहले पढ़ें, उसके बाद आप जो 11 नंबर का लेक्चर है ना, क्योंकि ये इसकी एलिमेंट्री स्टेट है। मैंने पार्ट 11 में बिगिनिंग में ये कहा था कि इस पार्ट को आप स्वयं पढ़ लें, लेकिन मैंने इस बात की ज़रूरत समझी है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन के हिसाब से आपको कंप्लीट मैटर मिल जाए। तो बच्चों मैंने इस लेक्चर को कोशिश की है बनाने की, अच्छी तरह से इसको मैंने बनाया है, और ये आपको आपके एग्जामिनेशन के अंदर आप अपना जो क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।